जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि यूपीएससी ऑप्शनल सेकंड पेपर में हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है एक दुनिया समानांतर, जो कि चुनिंदा कहानियों का संकलन है राजेंद्र यादव जी द्वारा। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है सेलर कहानी राम कुमार द्वारा रचित कहानी, जो कि एक गरीब व्यक्ति, उसके अभागे बच्चे और कुछ सुंदर सपनों की कहानी है। स्वप्न बहुत निराले हैं एक पिता का अपने बच्चे को लेके। समस्या ये है कहानी में, अगर देखेंगे तो जो व्यक्ति है वो जीवन संघर्ष और स्वप्नों के बीच तटस्थ है, दोनों द्वंद्व की स्थिति में उलझकर रह गया है। और जैसे कि तमाम जो नई कहानियाँ हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले जो कहानियाँ होती थी प्रेमचंद जी के समय में या जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ, तो पहले की कहानियों से जो नई कहानी की धारा आई है उसमें बहुत कुछ जो यथार्थ जीवन है उसको दिखाया गया है, यथार्थ के पक्ष को उजागर किया गया है। तो ये कहानी भी कुछ ऐसे ही है। कहानी का प्रमुख चरित्र इसमें देखेंगे वह है और जिनकी पत्नी मर चुकी हैं। कहानी का प्रमुख ये चीज़ आप देखेंगे कि कई कहानियों में मैं शैली, वह शैली या मैं और वह, इन्हीं सबको केंद्र में रखा गया। चाहे आप मेरा दुश्मन कहानी में देख लीजिए, तो ये चीज़ें अपनाई गई हैं कहानियों में। एक तरीके से ये बोध ही इस बात का कराता है कि वह शैली में वह कौन है, मैं कौन हूँ जीवन में। मतलब ये है ना कि आज के समय में अगर देखिए तो यही नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि रियल में है कौन। एक द्वंद्वात्मक स्थिति जो जीवन की चल रही है। तो नई कहानी की एक विशेषता भी यही है। यहाँ भी वह करके है और उनकी पत्नी जो है वो मर चुकी हैं और एक बेटा है, बेटे का नाम मुन्नू होता है। वैसे तो उम्र के लिहाज से उसको तीसरी चौथी कक्षा में होना चाहिए था, परंतु है नहीं, क्योंकि गरीबी है और गरीबी की समस्या जो है वो झेलते झेलते बच्चा उस फैमिली में किस तरीके से रच बस जाता है और लोगों से कट भी जाता है। तो इस अंतराल को दिखाते हुए ये कहानी हमारे बीच है। कहानी की शुरुआत होती है कि उस दिन शीशे में मुंह देखते समय अनायास ही जब उसकी नज़र अपनी, जिसे होता है कि चेहरे देख रहे हैं और अनायास ही अपने ऊपर पड़ गया, तो ऐसा उसे प्रतीत होता है कि कुछ तो खो गया है जीवन से। वो पता ही नहीं चलता कि कब खोया, कैसे खोया, ये पता ही नहीं है उसे। क्योंकि जब वो पिछली बार शीशा देखा था तो देखने की कोशिश भी की, पर उसे याद नहीं आया वो कब देखा, कैसे देखा, उसका चेहरा कैसे दिखता था। लेकिन वो कुछ देर तक उसी प्रकार एक हाथ में शीशा लिए अपना अनिश्चित उदासीन भाव से चेहरा देखता रहा। खुली खुली शून्य सी आंखें जैसे दो दरवाजे अपने आप ही खुल गए हों, जिनके बीच से दूर दूर तक फैला उजाड़ दिखाई देता हो। और उस दिन इतवार की उस सुबह कंपनी बाग में यदि कोई उसे देखता तो उसकी आंखें उस पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाती जो किसी अदृश्य छाया की भांति उसे चिपटी रहती। परंतु उस दिन कंपनी बाग में लोग नहीं थे। मतलब एक दिन वो घूमने निकला और उस दिन कंपनी बाग में लोग नहीं थे, अकेले उसने वहाँ पे सुरक्षित महसूस किया। दो घास के हिस्सों के बीच बनी पगडंडी पर लाल बजरी उसके पैरों के नीचे दबकर चर चर करती रही। सूरज की तिरछी किरणें यूकलिप्टस के लंबे पेड़ों के ऊपरी भाग पर चमक रही थी और फूल थे लाल, हरे, पीले। दो चार के अलावा वहाँ पे अन्य फूलों के नाम उसे मालूम भी नहीं था और न कभी इसकी आवश्यकता ही उसे जान पड़ी। सुबह अच्छी ठंडी हवा भी चल रही थी। उसे ये याद आया कि प्रातः शीशे में उसने अपना चेहरा देखा था। आंखों में से कुछ गिर गया या इन्हीं में से कुछ खो गया, पर उसे इस बात की चिंता नहीं हुई। फिर सुबह की ताज़ी हवा में वह सब भूल गया। उसके बाल हवा में उड़ने लगे रस्सी के खुले सिर के भांति। काले बालों में जब पहली बार उसने कुछ सफ़ेद वाले देखे थे, तब भी एक हाथ में शीशा पकड़े वह घनी उदासीनता के घेरे में सिमट गया था। अब ऐसी स्थिति को देख देख के वो अभ्यस्त हो चुका है, आंखों से भी अभ्यस्त हो ही जाएगा। लगभग एक ही मास तो हुआ है, ठीक से उसे याद भी नहीं है, जब ससुर ने अपने कमरे में बुलाकर छोटी सी भूमिका के बाद कहा था कि अपने और पुत्र के खर्चे जो 100 रुपये वो हर महीना देता है वे इसे बढ़ती हुई महंगाई में पर्याप्त नहीं है। देखिए एक विडंबना भी है, क्योंकि पत्नी जो है वो स्वर्ग सिधार चुकी हैं और एक बेटा छोटा मुन्नू करके है। और ये सेलर बहुत ज़्यादा कमाता नहीं है, लगभग जीवन में 100 रुपये मासिक को कमाता है और वो अपने ससुर के यहाँ रहता है। सोचता है कि जो बच्चा है वो उन्हीं के साथ रहेगा तो एक पारिवारिक माहौल पाएगा, क्योंकि माँ नहीं है तो वो उसको माहौल दे नहीं पाएगा, तो इसलिए वो रहता है। लेकिन अपने ससुर के यहाँ भी वो 100 रुपये किराया दे के रहता है।
लेकिन समय के साथ भूमिका अदा करने के साथ उनके ससुर भी यही कहते हैं कि 100 रुपये आज के ज़माने में जब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो ये 100 रुपये देना पर्याप्त नहीं, इसका मतलब आप जो है पैसे को और बढ़ाओ। अपने कथ्य को जो है सत्य साबित करने के लिए उन्होंने आटा, दाल, घी, चावल आदि के दाम भी गिना दिए, फिर बिजली, पानी, मेहरी और जितना भी चीज़ें होती थी। और इस तरीके से दबे स्वर में उन्होंने ये भी कह दिया था कि उसका पुत्र बड़ा हो रहा है, जिससे उसकी खुराक भी बढ़ती जा रही है। उसे चुप देखकर वह तो देखिए बहुत ही आत्मीयता से कहने लगा, मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं। जब देखा कि सामने वो चुप खड़ा है, ये बोलते ही जा रहे हैं, तो बड़े ही आत्मीयता से कह रहे हैं, मैं अकेला होता तो कोई नहीं थी, तुम्हारे साले भी सब बड़े ही हो गए हैं, उनकी संतान भी फैल रही है और अपनी कमाई में से वे किसी दूसरे को खिलाना नहीं चाहते। और आजकल तो अपने खून के रिश्तों तक का कोई नहीं पूछता। फिर बेटा, ये संबोधन है उस लड़की के पिता का। एक क्षण रुकर कहा था, अलग मकान लेकर रहते तो क्या 100 रुपये में गुजारा होता? फिर यहाँ सब तरह के आराम है, अपने घर की तरह तो सब कुछ है। तुम्हारी सास तुम्हारे बेटे से जितना प्रेम करती है इतना उसे किसी पोते से भी नहीं है। और यह बात बहुओं की आंखों में खटकती है, तुमसे कुछ भी तो छिपा नहीं है। और वह निरीह भाव से सब कुछ सुनता रहा, मानो वह सब कुछ किसी अन्य व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा हो। फिर अपने कमरे में वापस लौट आया। मुन्नू ना होता तो वह कहीं एक कमरा किराए पर लेकर अपना अलग ठिकाना कर लेता। मुन्नू को लेकर अकेले कैसे वो रहेगा? अलग ना रहने का उसके पास यह सबसे बड़ा शस्त्र है। फिर अलग रहकर अन्य चिंताएं उसे घेर लेंगी, खाने की, गृहस्थी की। ससुर की बात में उसे विश्वास नहीं था, वे सब मिलकर उसे लूटना चाहते, उसे सीधा साधा समझकर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, वह 100 से अधिक नहीं देगा। अचानक अपने सामने बेंच पर एक लड़के को बैठे पढ़ते देखकर वह चौंका सा गया। उसे लगा जैसे वह चोरी करता हुआ पकड़ लिया गया हो। यदि वह उस लड़के को दूर से ही देख लेता तो चुपचाप पीछे मुड़ जाता या दाएं बाएं निकल जाता। वह लड़के को कुछ क्षण तक जो पढ़ते देख रहा और धीरे धीरे उसके पास बेंच पर बैठने की उसकी अंदर से इच्छा हुई कि बैठे उसके पास। वे दबे पांव बेंच के दूसरे कोने पर जा बैठा। लड़के ने उस पर एक दृष्टि डाली और कुछ देर तक उसे देखता रहा, मानो इस प्रकार का आदमी वो पहली बार देख रहा हो। फिर अपनी पुस्तक पर झुक गया। लड़के को अपनी तरफ देखते वक्त वह मुस्कुराया, परंतु कोई उत्तर ना पाकर वह सीधा कुछ दूर पर बिखरे ऐतिहासिक खंडरों को देखने लगा। उसकी पत्नी जीवित होती तो दूसरी बात थी, अब उसका वहाँ रहना सबको अखरने लगा था। उसके ससुर का चिपका हुआ या पिचका हुआ जो है बिना दांतों का चेहरा उसके सामने आ गया। उसे थोड़ी घबराहट सी महसूस होने लगी। वे फिर तकाजा करेंगे और उसे याद दिलाएंगे। उसके बड़े साले की पत्नी प्रायः कर्कश स्वर में ही कहती और सुनाती रहती है कि उससे इतनी रोटियां सेकी नहीं जाती। और जब उसकी सास उसे धीमे स्वर में कहती है कि नीचे जमाई सुन रहा है तो उसकी आवाज़ और भी तेज हो जाती है। मुझे किसी का डर नहीं है, सच्ची बातें कहने से हिचकूं ऐसी औरत में नहीं हूँ। और वह नीचे अपनी कोठरी में बैठा सब सुनता रहता है। कोठरी के बाहर दालान के ऊपर लगे जाल में से ऊपर की सभी बातें उसे सुनाई देती है। माफ़ कीजिए, पास बैठे छात्र ने पूछा, आपको मालूम है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ने के क्या कारण है? वो चौंक सा गया। कुछ देर तक फटी फटी आंखों से वह छात्र की ओर देखता रहा, जिसकी आंखों में हंसी छिपी हुई थी। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण उसके दिमाग में दो शून्य बड़ी तेजी से घुड़दौड़ लगाने लगे, मानो एक दूसरे का वो पीछा कर रहे हों। आपने भूगोल तो पढ़ा ही होगा? छात्र ने पूछा। फिर क्षण भर तक उसके चेहरे को देखने बाद कहने लगा, अच्छा ये बताइए कि वह कौन सा, मतलब वो बैठा था तो वो बताया। उससे वो पूछता है, प्रश्न पूछता है, जहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है। फिर अपनी और जो वो लड़का था, दोनों में बातचीत हो रही थी। फिर अपनी ओर ताकते देखकर छात्र के ओठों पर एक सी हंसी फैल गई। छात्र को विश्वास हो गया कि वो मैट्रिक पास भी नहीं है। ये सब देखकर उसे लगा कि नहीं, वो तो मैट्रिक भी पास नहीं है। वो उसी प्रकार चुप बैठा रहा। जैसे इंटरव्यू होता है तो किसी जब सामने वाले से प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर नहीं दे पाता है, कुछ ऐसी स्थिति नौकरी का उम्मीदवार प्रश्न पूछने वाले की ओर देखता रहता है। ऐसे ही बिल्कुल वैसा चेहरा उसने भी बनाया था। छात्र के चेहरे पर एक निश्चिंत सी हंसी थी। आंखों में अंधेरी रात के तारे जैसे झिलमिल करती हुई चमकती। और प्रातः शीशे में जब उसने अपनी आंखें देखी थी, मैं मैट्रिक की परीक्षा दे रहा हूँ, वह हाथ में दबी पुस्तक बंद करके बोला, मैं सेलर बन जाऊँगा परीक्षा के बाद, जिससे दुनिया भर की सैर कर सकूँ। तो वो बच्चा जो है वो बता रहा है उस व्यक्ति को जो गार्डन में बैठा था, यानी मुन्नू का जो पिता था।
बच्चा बता रहा है उनसे कि मैं मैट्रिक का परीक्षा दे रहा हूँ। वह हाथ में दबी पुस्तक बंद करके बोला, मैं सेलर बन जाऊँगा परीक्षा के बाद, जिससे दुनिया भर की सैर कर पाऊँगा। मुझे घूमने का बहुत शौक है और सेलर बनकर मैं बिना पैसे के सारी दुनिया का चक्कर लगा सकता हूँ। अच्छा, क्या आप कभी जहाज में बैठे हैं? छात्र उत्साह भरे स्वर में कह रहा था। पहली बार उसे ऐसा व्यक्ति मिला था जो अपना मुंह खोले बिना दिलचस्पी के साथ उसकी बातें सुन रहा था। अचानक उसने अनुभव किया कि छात्र को देखते हुए तो उसकी आंखों के सामने मुन्नू का चेहरा ही घूमता रहा। उसे भी मुन्नू को किसी स्कूल में दाखिला करा देना चाहिए। घर में रहता है तो उसे खाली देकर सब छोटे मोटे काम उससे कराते रहते। कभी हलवाई की दुकान से दही लाना, कभी उसके ससुर का हुक्का बनना, छोटे साली की रोती लड़की को गोद में लेकर चुप कराना। वह अपनी कोठरी में बैठा मुन्नू को दिए हुए आदेश सुनाता रहता है या सुनता रहता है। विरोध में वो कभी कुछ नहीं, मतलब वो देखता है कि घर में उसके साथ, उस छोटे बच्चे के साथ कैसे व्यवहार हो रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। मुन्नू उससे डरता है। उसकी कोठरी में कभी पाँव रखा हो उसे याद नहीं है। जब ऊपर का कोई संदेश देने उसे कोठरी में आना ही पड़ता है तो दहलीज पर ही खड़े खड़े जल्दी से कह देता है, बड़ी मामी कहती है कि आटा पिसवा लाइए या अचार के लिए 10 सेर कच्चे ग्राम मंडी से ले आइए, और फिर वो ऊपर भाग जाता है। उसे अंदर बुलाने की इच्छा कई बार उसके मन में आती है, लेकिन बार बार आता है और ओठों के बाहर से निकलता नहीं। उसे देखकर ये लगता है जैसे भीतर छाया कोहरा अपने आप फटा जा रहा हो। किसी बच्चे से झगड़ा हो जाने पर भी उसे ही पड़ती है। वो उसके रोने की आवाज़ सुना करता है, परंतु शिकायत करने कभी मुन्नू उसके पास नहीं आता। एक बार सब्जी खरीद कर जब वह थैला ऊपर देने गया तो दूसरे बच्चों में मुन्नू को न देखकर उसे कुछ चिंता सी हुई, परंतु किसी से उसके विषय में पूछने का साहस ही नहीं हुआ। ये सोच कर कि वो शायद छत पर खेल रहा हो, वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गया। अंधेरे में उसे एक कोने से मुन्नू के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उसे देखकर मुन्नू का रोना तुरंत बंद हो गया और उसने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया। क्या हुआ मुन्नू? उसने धीरे से पूछा। क्या किसी ने पीटा? उसे अधिक नहीं कहा गया, हिचक हो रही थी और भिभकते हुए उसने मुन्नू के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा, परंतु वह और सिकुड़ गया जिसकी उसकी सहानुभूति की आवश्यकता ना हो। मुन्नू के बड़े बड़े रूखे उलझे वाले उंगलियों में बाल जो थे उसके फंसे। उसे लगा जैसे मुन्नू के बाल कटे 2-3 महीने बीत चुके। उसकी कमीज कंधों पर फटी हुई थी, निकर पर मैल और धूल जो है वो मोटी उसकी परत जमी हुई थी। टांगों का खुरदरा मांस उसे सूखा चमड़ा जान पड़ा और वे दोनों कितनी ही देर तक रात के अंधेरे में उसी प्रकार बैठे और अनेक धुंधली परछाइयाँ उसके चारों ओर घूमती रही। लग रहा था जैसे वह पहली बार अपने बेटे को स्पर्श कर रहा हो, मानो अभी उसका जन्म हुआ हो। अफ्रीका के जंगलों में बहुत भयानक शेर और गैंडे लड़ते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा मैंने अपनी एक किताब में पढ़ा था। अच्छा, आपने कभी समुद्र देखा है? मैंने भी नहीं देखा, लेकिन जब सेलर बन जाऊंगा तब तो समुद्र में ही रात दिन रहना पड़ेगा। इसी से मुझे रंज नहीं होता कि कभी समुद्र नहीं देखा। छात्र को बेंच के दूसरे सिरे पर बैठे देखकर उसे आश्चर्य हुआ। सुबह की हल्की हल्की धूप उन पर पहुंच गई। पेड़ों की लंबी कतार के नीचे उसे फूल दिखाई दे रहे थे, लाल हरे पीले, लेकिन फूलों के नाम उसे मालूम नहीं। उन्हें आंख भर देख लेना ही पर्याप्त था। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता और पढ़कर होगा भी क्या। मेरे बड़े भाई ने बीए पास किया लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली, 100 रुपये तक की नौकरी नहीं मिली और आखिर में वो घर से भाग गए। छात्र कह रहा था और पिताजी को मेरा सेलर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उन्होंने विरोध किया तो भी मैं घर से भाग जाऊंगा। अपनी किताबें बेचकर मुझे बम्बई तक के टिकट के पैसे मिल सकते हैं। मैंने एक सेकेंड हैंड किताबों के बुक सेलर से बात भी कर रखी और वो मान गया है। अच्छा, आप तो बम्बई गए होंगे, वहाँ तो सैकड़ों जहाज बंदरगाह पर आते जाते रहते हैं। क्या मुझे किसी में भी काम नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं। छात्र की आंखों में समुद्र की गहराई उभर आई थी। कभी उसकी आंखें भी इतनी गहरी रही होंगी। उसे लग रहा था जैसे उस छात्र के साथ वह भी जहाज में बैठकर यात्रा कर रहा हो। चारों ओर नीचे समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें हैं जिनके बीच में जहाज आगे बढ़ रहा है। उसकी पत्नी भी कहती थी कि मुन्नू को खूब पढ़ाएंगे, अपना खर्च कम करके उसे किसी प्रकार की तंगी नहीं होने देंगे। फिर आशा भरी मुद्रा में उसकी ओर देखती हुई कहती है, और तुम्हारी भी तो तरक्की होती जाएगी, जिंदगी भर तक कोई 100 ही नहीं मिलते रहेंगे। और वह हंसते हुए उसका साथ देता और आज होती तो देखती कि उसके स्वप्न किस प्रकार साकार हो रहे हैं। इतवार की छुट्टी में घर पर आराम ना करके वह बाग की सैर कर रहा है। एक बेंच पर बैठा एक छात्र उसे बात कर रहा है। उसकी सास को वास्तव में मुन्नू से स्नेह है। कभी कभी अपनी छोटी सी जमा पूंजी में से वह उसके लिए कोई कपड़ा बनवा देती है, कभी मेले में खिलौने भी खरीद लाती, परंतु यह स्नेह उनकी बहुओं को अखरता है।
जिसके भय से वह कभी प्रकट नहीं कर पाती कि मुन्नू पर अपना प्रेम वो जाहिर नहीं कर पाती। एक दिन मुन्नू को लेकर ही घर में झगड़ा हो गया और दोनों बहुओं ने सास को जली कटी सुना दी। सास दिन भर रोती रही और शाम को उसके वापस लौटने पर उसकी कोठरी में आकर कहने लगी, बेटा घर के हालचाल तुमसे छिपे नहीं, वक्त ऐसा आ गया है कि सगे रिश्तेदार भी पराये से बन गए हैं, फिर बहुएं पराये घर से आती हैं जो अपनी ससुराल के पुराने रिश्तों को निभा नहीं पाती। तुम तो अब भी घर के जमाई हो। धोती के उन्होंने कहा कि धोती को कोने से वह अपनी आंसू पोंछने लगी। शायद जमाई के नाम से उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई थी। हमारे लिए डूब मरने का दिन है कि जमाई अपने खाने पीने का खर्च खुद देता है और बहुओं को तुम्हारी 2 रोटियों से भी कनी अखरती है, मतलब सेकनी उसके सेक के देता है तो वो भी अखरता है उसको। और दबी स्वर में उन्होंने भी जो है सिर झुकाकर ये कह दिया कि वो अपना ठिकाना देखे, यही बेहतर होगा। कि मतलब उन्हें ये अच्छा नहीं लगता देख देख के कि वो डेली उनकी बेइज्जती होती है, तो वो अपना ठिकाना देख ले, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मुन्नू को ये कहते हैं कि जब तक ये और बड़ा नहीं हो जाता तब तक 1-2 साल के लिए वो अपने पास रख लेंगी। एक बार वो अलग हो जाएगा तो घर में सबको उसके 100 रुपये का प्रभाव अखरेगा। मतलब अभी वो 100 रुपये दे रहा तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं देगा तब प्रभाव पड़ेगा। और उस रात कितनी ही देर तक अपनी चारपाई पर लेटा ये करवटें बदलता रहा था। अपनी पत्नी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम जाता। उसकी मृत्यु ना होती तो शायद इस समस्या का सामना उसे नहीं करना पड़ता। उसने निश्चय किया कि वह अगले दिन ही नए मकान की तलाश करेगा। यहाँ भी तो एक कोठरी ही उसके पास है जहाँ दिन में भी बत्ती जलाए बिना कुछ दिखाई नहीं देता, और यदि रात को खाने के बाद कभी उसकी बत्ती जलती रहे तो ससुर ऊपर जाल पर खड़े होकर सीधे उससे ना कहकर ऐलान करता रहता है कि घर की सभी बत्तियां तुरंत बुझा दी जाए, नहीं तो जिस कमरे की बत्ती जलेगी उसका तार वह काट देगा। कोठरी के पास नाली बहती है जहाँ ऊपर से बहुत दुर्गंध फैलता है। अब बदबू का एक तरीके से वो अभ्यस्त हो चुका है, लेकिन पहल जब वो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसे ऊपर वाला कमरा खाली करके नीचे आना पड़ा था तो कोठरी की सीलन की और नाली की बदबू मतलब कि एक नीस लगती थी। ऐसी कोठरी 10-15 रुपये में उसे मिल जाती, मतलब कि वो 100 रुपये दे रहा था नियमित, इस तरीके से इतनी गंदगी में रह रहा था, उससे अच्छी उसको मिल जाती, लेकिन वो अपने बेटे के लिए वहाँ पर रह रहा था। अपने दूसरे विवाह का विचार उसके दिमाग में आया भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु अपने घर में कोई है नहीं और ससुराल वाले उसके दूसरे विवाह की बात जो है मतलब सोचेंगे नहीं। परंतु एक दिन तबीयत भारी होने के कारण आधी छुट्टी लेकर वह घर लौट आया था। घर में किसी को मतलब कि इस तरीके से तो उसका बिल्कुल पता नहीं था। बड़ी ये कह रही थी कि जमाई बाबू का कहीं फिर से ब्याह हो जाए तो वह अपनी नई ससुराल जाकर रहेंगे, हम लोगों को भी छुट्टी मिल जाएगी, कोठरी भी खाली होगी तो बच्चों को पढ़ने का और जगह मिलेगा। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे, लेकिन छोटी ने कहा कि कोठरी खाली होने पर भी बच्चों को नहीं मिलेगी, ससुर किराए पर ही उठाकर उसको रखेंगे, मतलब जिसमें वो रह रहे थे। तो ये सोची कि दोनों आपस में बात कर रही थी कि अगर वो चले जाएंगे, उनकी शादी वादी हो जाएगी तो वो रूम खाली हो जाएगा, फिर बच्चों को जगह होगा मिल जाएगा। तो हुआ कि नहीं, अगर वो खाली भी हो जाएगा तो ससुर जो है वो फिर से किराए पे दे देंगे। तो ये नहीं सोचो कि वो चले जाएंगे तो मिलेगा। अनायास ही सामने बैठे छात्र पर नज़र पड़ी तो वह पुस्तक पर झुका हुआ पढ़ रहा था। कुछ देर तक वह छात्र को बड़े गौर से देखता रहा। ओठों के ऊपर हल्के हल्के मूंछों के बाल उगने लगे थे, चेहरे पर कोई कहीं मलिन छाया नहीं थी। पूरी जिंदगी सपाट मैदान की भांति उसके सामने फैली हुई, जिसके नए नए अनुभव पाने की आशा उसके मन में हिलोरे लेने लगी थी। दुनिया भर के स्वप्न जो है उसके सामने मुन्नू को लेकर खड़े हो गए। वो घूमने लगे, वो स्वप्न भी देखने लगा। उसकी पत्नी भी ऐसे ही स्वप्न देखा करती थी, उसे नींद में कभी सपने नहीं दिखाई देते थे, कोशिश भी तो वो करती थी। इस तरीके से वो छात्र को देखता है एक आत्मीयता भरी मुस्कुराहट से और अनुभव करने लगता है कि उन दोनों का परिचय जो है पुराना परिचय, और छात्र ने उसे अपने मन की बातें बतलाई जो केवल अभिन्न मित्रों से ही, मतलब कि एक तरीके से जो खास मित्र वगैरह होते हैं उनसे कही जाती है। वो रहस्य जिन्हें केवल वे ही दोनों जानते थे, परंतु उनकी आवाज़ सुनकर छात्र ने क्षण भर के लिए अपनी जो है ग्रीवा उठाकर उसके और इस प्रकार देखा मानो उसे पहचानने की कोशिश करा। फिर उसकी चिंता ना कर वह अपनी पुस्तक पढ़ने में मग्न हो गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उसने ये अनुभव किया कि जैसे उसकी आंखों में वही रिक्तता समा गई है जो उसने प्रातः शीशे में देखा था।
उसने एक बार फिर यूकलिप्टस के पेड़ों की कतारों को देखा जिन पर पूर्ण रूप में धूप पूर्ण रूप से फैल गई थी। आज इतवार है, वो कंपनी बाग में घूम रहा और क्या जो क्यारियों में फूल लगे हैं, लाल हरे पीले, जो सदा उसके लिए अपरिचित ही बने रहेंगे। जैसे बेंच पर बैठा हुआ छात्र जो चारों ओर गहरा सन्नाटा और घर में शोरगुल हो रहा होगा। दोनों साले आज घर पर ही रहेंगे और यदि दोनों में से एक की ससुर से झड़प भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं। बच्चों को भी स्कूल की छुट्टी, आपस में सब लड़ेंगे और कहीं मुन्नू बीच में फंस गया तो वही पीटा जाएगा। ऐसा ही उसने देखा। घर में रहते हुए भी रोते हुए अपने पुत्र को वह सांत्वना के 2 शब्द नहीं कह पाता। उसे लगा कि यदि वह घर वापस लौट कर ना भी जाए तो कोई उसकी अनुपस्थिति महसूस नहीं करेगा। भोजन के समय उसकी प्रतीक्षा नहीं होगी। मतलब उसकी घर में ऐसी स्थिति है एक तरीके से देखा जाए। और ये भी नहीं कि उसकी कोठरी में ही महरी, उसकी थाली लगकर उसकी कोठरी में ही दी जाती है उसे, और रोटी या सब्जी की आवश्यकता भी पड़े तो मांग नहीं सकता है। और ससुर कहते थे कि उनका खर्चा भी अब 100 से अधिक है। मुन्नू के बड़े होने के साथ साथ उसकी खुराक भी बढ़ती जा रही है। परंतु उस दिन जब छत पर उसने मुन्नू को देखा था तो सूखी टहनियों जैसे उसके हाथ पांव देखकर उसको बड़ा, मतलब एक तरीके से सिर उसका जो है बेडौल जान पड़ा था। और वह भी उसने ससुर या शायद बड़े साले को कहते सुना था कि उसकी कोठरी के आसानी से 40 रुपये किराए के आ सकते हैं। उसकी पत्नी के गहने भी ससुर के पास धरे हैं। विवाह के बाद जब वह वहीं आकर रहने लगा था तो पत्नी ने गहने अपने पिता के पास रखवा दिए थे। अब आवश्यकता पड़ती तो मांग कर पहन लेती और उसकी मृत्यु के बाद भी वो वहीं पड़े हैं। एक बार उसकी चर्चा चली तो ससुर ने बिना किसी झिझक के कहा कि मुन्नू की शादी होने पर उसकी बहू को वे गहने दे दिए जाएंगे। उसने हाँ ना कुछ ना की, परंतु एक दिन अपने छोटे साले की पत्नी को वही नेकलेस पहने देखा था जो उसकी पत्नी पहना करती थी। तब क्रोध आने पर भी वो चुप ही रह गया था। अलग मकान लेगा तो ससुर से गहने भी मांग लेगा, परंतु मन में कहीं आशंका थी कि वे सब उसे मिलेंगे नहीं। घूमते घूमते उसे लगा जैसे वह कितना ही बोझ अपने सिर पर लादे चला जा रहा हो। एक एक करके वे बढ़ते ही जाते, कम नहीं होते। बाग के एक कोने में स्थित वह किसी खंडहर के सामने पहुंच गया। शायद किसी का मकबरा था। ऊपर बुर्जी पर बने हुए नीले पत्थरों के टुकड़े धूप की किरणों में चमक रहे थे। वह कुछ देर तक खड़ा दूर खंडहर की काली दीवारों और दीवारों की सुराखों को देखता रहा। अचानक बेंच पर बैठे छात्र का चेहरा उसे याद आया तो अपने भीतर किसी के फड़फड़ाने का स्वर सुनाई दिया और वह बिना हिले डुले अपनी सांस रोके सुनते रहा, जैसे भीतर बनी गहरी खाई को कौन भर रहा हो, कोई भर रहा हो। अब मुन्नू को खुद ही पढ़ाया करूँगा। शाम को घर लौटने के बाद रोज़ 2 घंटे पढ़ाया करूँगा तो 1-2 साल बाद किसी स्कूल में 4वीं या 5वीं में उसकी क्लास की भर्ती हो सकती है। उससे छोटी उम्र के बच्चे स्कूल जाते हैं और वह घर में बैठा रहता है। इस विचार से उसके पांव अपने आप घर की ओर बढ़ गए। रास्ते में एक दुकान से उसने एक प्राइमर, एक स्लेट और एक पेंसिल और एक कॉपी खरीदी। फिर कुछ सोचकर दुकानदार से उस सामान को अच्छी तरह एक अखबार के कागज़ में लपेट देने के लिए कहा, जिसे कोई देख न ले। उसे सोने के बावजूद सपने दिखाई नहीं देते, लेकिन कभी कभी जागते हुए चारपाई पर लेटे लेटे सूनी छत पर या दफ्तर में कुर्सी पर बैठे हुए अपनी फाइलों से उसे मोतियों जैसी झिलमिल करती हुई बूंदें दिखाई देती है और वह उन्हें तब तक देखता रहता है जब तक वह धीरे धीरे धुंधली होती हुई हैं उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती हैं। अपनी कोठरी में चुपचाप चारपाई पर बैठा हुआ प्राइमर के पन्नों को धीरे धीरे सहला रहा है, मानो वर्षों से ऐसी मूल्यवान वस्तु उसने ना देखी हो। दिन में अंधेरा होने पर भी वह बत्ती नहीं जलाता, उसे सब दिखाई देता है। ऊपर शोर हो रहा है बच्चों का, उसके सालों की स्त्रियों का और रसोई से खाने की सुगंध आ रही है। तभी अपने ससुर की कोठरी की ओर जाते देख उसका कलेजा धक्सा रह गया। वे कभी यहाँ आए हों उसे याद नहीं। उसने तुरंत प्राइमर को कम्बल के नीचे छिपा दिया। उनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी है और उसे लगा जैसे उसने उस व्यक्ति को पहले कहीं देखा हो। फिर पास आने पर पता चला कि सुबह शीशे में जो अपना चेहरा दिखाई दिया था उससे वह व्यक्ति बहुत मिलता जुलता है। उसकी आंखों को देखकर अनुभव किया जैसे उनमें से भी कुछ गिर गया है। दोनों को कोठरी की देहरी पर खड़े देखकर वह चारपाई से उठ खड़ा हुआ, परंतु उसके ससुर ने उस पर एक नज़र तक नहीं डाली। उन्होंने कमरे की बत्ती जलाकर उस व्यक्ति से कहा, यही कमरा है, पुताई होने के बाद इसका रंग निखर जाएगा। मेरे पास कितने ही आदमी हैं इसे किराए पर लेने आए, लेकिन किसी अनजाने आदमी को कैसे दे दो। घर में औरतें हैं, आपको वकील साहब ने भेजा है और वह मेरे घनिष्ठ मित्रों में है, इसलिए उन पर विश्वास करके आपको देने पर राजी हुआ हूँ। उस व्यक्ति को चुप देखकर वह फिर कहने लगा, इसके इलाके में खाली कमरा मिलना असंभव है, मतलब इस इलाके में
फिर यहाँ सब बात का आराम है। कचहरी, डाकखाना, चौकी, मंडी सब कुछ बहुत करीब पड़ता है। 10-15 मिनट में पैदल ही सब जगह पहुँच सकते हैं। रिक्शे के पैसे बचेंगे। उसे लगा जैसे वह व्यक्ति कमरे में न देखकर उसकी ओर घूरे जा रहा है। उसने अपनी आंखें ऊपर नहीं उठाई। उसे लग रहा था कि उससे आंखें मिलते ही वह व्यक्ति उसका गला दबोच लेगा। भय से उसका सारा शरीर पसीने में डूब गया। उस व्यक्ति ने वह कमरा लेना स्वीकार कर लिया। ससुर के पिच के चेहरे पर हंसी फैल गई। अगले इतवार तक वह अपना सामान ले आएगा और तब तक कमरे की पुताई हो जाएगी। वह ससुर ने वायदा उससे किया। जाने से पूर्व उस व्यक्ति ने फिर उसकी ओर ध्यान से देखा, परंतु अपना सिर झुकाए ही रहा। सांस लेना भी उसे दूभर जान पड़ रहा था। उनके चले जाने पर भी वह खड़ा ही रहा। चारपाई पर बैठने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। जैसे उसके बैठते ही ससुर या वह व्यक्ति आकर उसे उठा देंगे। उस दिन दोपहर के बाद कोठरी खाली कर देनी पड़ी। ऊपर छत पर टीन से ढका एक गोदाम सा था, जहां घर का बेकार का सामान पड़ा रहता था। बरसात में यहाँ चारपाइयाँ, बिस्तरे रखे जाते थे। दोनों सालों ने मिलकर उसके बिखरे सामान को तरतीबार एक कोने में लगा दिया और खाली स्थान पर महरी ने झाड़ू लगा देने के बाद चारपाई बिछा दी। उसका ववस और दूसरा सामान एक कोने में रख दिया गया। वह कुछ नहीं बोला, जरा सी आनाकानी नहीं की। सबके नीचे चले जाने पर वह चारपाई पर लेट गया, जहाँ से दूर दूर तक फैला केवल आकाश ही दिखाई देता था। उसके ओर आकाश के बीच और कुछ नहीं है, सोचकर उसे अजीब सा लगा। कुछ देर बाद उसे प्रसन्नता ही हुई। उत्साह में उसने अपने बक्से से प्राइमर, स्लेट और कॉपी निकाली और उन्हें कितनी ही देर तक देखता रहा। स्लेट पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचता रहा। अच्छा मुन्नू, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? वह पास बैठे मुन्नू की बड़ी बड़ी खुली आंखों से डूबकर पूछता, परंतु मुन्नी की आंखें जो है वो खुली ही रहती, जैसे कंकर फेंकने पर भी तालाब के पानी में कोई हलचल ना हो। तुम पढ़ लिख कर कुछ तो बनोगे ना, ऐसे ही तो नहीं रहोगे। वह खींच कर कहता, कोई डॉक्टर बनता, कोई वकील, कोई व्यापारी, कोई सेलर। और यह सोचकर शायद मुन्नू को सेलर का मतलब मालूम ना हो, उसकी व्याख्या करने लगता है। सेलर जहाज में बैठकर बिना पैसा खर्च किए दुनिया भर का चक्कर लगाता है। जिस बंदरगाह पर जहाज रुकता है वह अंदर जाकर शहर घूम आता है। नए नए लोग, दुकानों में नई चीज़ें, कहीं शेर और गैंडी की लड़ाई, कहीं दिन में भी रात होती है और कहीं रात में भी सूरज चमकता है। बहुत ऊंचे ऊंचे पार्क ढके और घने जंगल मीलों तक, मतलब वो सब कुछ अपने बेटे को। और फिर कहता है, तुम भी क्या सेलर बनोगे मुन्नू? मुन्नू आश्चर्य से उसकी ओर देखे जा रहा है। क्षण भर को उसे लगा था जैसे उसकी बातें सुनकर मुन्नू के ओठ विस्मय और कौतूहल से खुले रहेंगे। उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा हो और इसकी आंखों में मोतियों जैसी चमक आ गई हो, जैसा वह स्वयं यह सब सोचते हुए अनुभव करता है। और जैसी मुद्रा उसने बहुत पहले एक इतवार की सुबह बेंच पर बैठे हुए छात्र के मुख पर देखी थी, परंतु मुन्नू में बाहर भीतर ऐसी स्थिरता है मानो दुनिया की बड़ी से बड़ी घटना भी उसके भीतर जलकर राख हो जाएगी। क्यों नहीं, मुन्नू भी उस छात्र की भांति उसे उत्साही स्वर में बतलाता है कि वह बड़ा होकर क्या बनने का स्वप्न देख रहा है। मैट्रिक पास करने के बाद तुझे बम्बई भेज दूंगा। बम्बई तक के टिकट के लिए मेरे पास रुपए हैं। वहाँ सैकड़ों जहाज रोज आते जाते हैं। किसी न किसी में तुम जरूर काम मिल जाएगा तुम्हें। और जब तू बहुत बड़ा सेलर बन जाएगा तो मैं भी एक बार तेरे साथ चलूँगा। हम दोनों इकट्ठे दुनिया भर की सैर करेंगे। मैंने ऐसी रात कभी नहीं देखी जहाँ पे सूरज चमकता रहता और जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। उसके स्वर में वे सब चाही अनचाही इच्छाएं भराई, साबुन में घुले पानी से निकले हुए उन बुलबुलों की भांति जिन्हें बचपन में दूर दूर तक उड़ाया करता था। मुन्नू को अपने सामने चुप बैठकर उससे आश्चर्य हुआ। वो तो समझ ही रहा था कि मुन्नू अब तक सेलर बनकर जहाज में घूम रहा होगा। भयभीत मुद्रा में उसे अपनी ओर ताकते हुए देखकर उसे क्रोध आ गया। बोलता क्यों नहीं बोलता? क्या ऐसे तू सदैव गंवार बना रहेगा? उसका स्वर सुनकर मुन्नू की आंखें पल भर को मुद सी जाती हैं और वो रोने लगता है। डर से उसने अपना चेहरा घुटनों में फिर से छिपा लिया। बस रोना ही सीखा है अब तक तूने उसका। मुन्नू के कान पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मुन्नू पूरी शक्ति के साथ अपना सिर झुकाए ही रोता है। उसके आंसू बहुत तेजी से घुटनों के नीचे बहते हुए उसकी सूखी टांगों पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच रहे हैं। अचानक मुन्नू के कान छोड़कर वह अलग हो गया। उसके रोने की आवाज़ छत पर कोई सहारा न पाकर उठती गई और एक मनहूसी खामोशी के धुंधल के साथ चिपटी उसके चारों ओर फैल गई। वह शून्य आंखों से ऊपर मटियाले रंग के प्रकाश को देख रहा, मानो समुद्र, पहाड़, जंगल खोज रहा हो।
मुन्नू का रोना धीरे धीरे कम होकर सन्नाटे में खो गया। उसकी पतली पतली टांगें और टांगों पर चमकती हुई नीली नसें और उनके ऊपर धरा उसका बड़ा सा बेडौल सिर, उसके उलझे रुखे बड़े हुए काले बाल उजाड़ धरती में झाड़ झंकार से जान पड़ते। और वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर कितनी ही देर तक उसी प्रकार शांत बैठे रहे। सहसा घुटनों पर सिर टेके मुन्नू की आंखों को देखा। उसे लगा जैसे किसी ने पहाड़ की चोटी से उसे नीचे ढकेल दिया हो। झटके के साथ मुन्नू के पास पहुंचकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाया और मुन्नू को खिलगी जो खुली बिना झपकती हुई आंखों को बहुत करीब से देखा और कुछ देर तक वो देखता ही रहा। मुन्नू की आंखों में भी जैसा कुछ खो गया है, जैसे कि उस इतवार को शीशे से अपनी आंखों को देखकर उसने महसूस किया था। मुन्नू की खिली खिली सुनने सी आंखें जैसे कोई बंद दरवाज़ा खुल गया हो, जिसके बीच में से दूर दूर तक वह झाँक सकता है। भीतर क्या है इसे जानने के भय से उसने अपनी आँखें बंद कर ली। तो इस तरीके से देखिए ये है, क्योंकि नई कहानियों में एक कहानी का एक ऐसा दौर है जहाँ पे ये दिखाया गया है कि कहानी की संवेदनात्मक पक्ष में देखें कि अब मुन्नू और उसके पिता के बीच इतना अंतराल आ चुका है कि जब वो चाहता है उसको प्रेम करे, उसको जीवन में बढ़ाए, तो वही स्थिति उस छोटे बच्चे की है जिसका बचपना उस संयुक्त परिवार में रहते रहते छिन गया। वो अपने को इतनी संत्रास्ता अवस्था में पाता है, इतना अकेलापन स्थिति में पाता है कि जब पिता उससे पूछता है तो उस बच्चे की स्थिति सबको समझने की नहीं होती है। तो इस तरीके से एक चीज़ ये आप कहानी एक तरीके से उपन्यास आपके बंटी में आपका बंटी जो है उसमें भी देखेंगे कि बच्चों पे इन सारी चीज़ों का प्रभाव बहुत ही दूरगामी पड़ता है। यहाँ पे कहानी में यही चीज़ को उभारा गया है कि उस एक तरफ तो उसका बचपन छिन गया है, दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति एक तरफ अपनी गरीबी से लड़ना चाह रहा है और दूसरी तरफ अपनी संतान को सफल भी बनाना चाहता है। लेकिन इन दोनों द्वंद्व में उलझकर उसका जीवन संघर्ष और स्वप्नों से तटस्थ हो जाता है। एक अर्थ में उसका सारा द्वंद्व स्वप्नों तथा स्वप्न को तोड़ने वाली परिस्थितियों के बीच रह जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता है कि मुन्नू की स्थिति आखिर कैसी हो गई, वो एक लफ्ज़ भी क्यों नहीं निकालता। तो कहीं ना कहीं नई कहानियाँ चित परिचित कराती है हमें उन समस्याओं से जो वाकई में हमारे आसपास है, लेकिन जिनको हम अनदेखा करते, लेकिन समय के साथ वो समस्या बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो इस तरीके से ये कहानी है। अभी कुछ कहानियाँ और बची हैं इसमें। आप सभी अपना सहयोग करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, लोगों को बताएं और इसी तरीके से टॉपिक कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।